दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को साधने के लिए कई ताबड़तोड़ ऐलान कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनकी खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को 10 साल हो चुके हैं, वहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 10 साल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं, और जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है, क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड भी इससे बुरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति पर 10 साल से नजर जमाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि इन 10 साल के कार्यकाल के दौरान आखिर कौन किस पर भारी पड़ा, किसके कार्यकाल में ज्यादा विकास हुए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद है, जो ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों का नजरिया क्या है अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति और केंद्र की मोदी सरकार के प्रति, किसको जनता बेहतर मानती है, किसके कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जब आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से बातचीत करते हैं तो 10 साल मोदी सरकार और 10 साल केजरीवाल की सरकार, कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, यहाँ पर सिराज देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है और दिल्ली सरकार का जो नेतृत्व है, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 10 सालों में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो अपना वोट बैंक मजबूत बनाया है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ उस दौरान आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनौती थी, ये संघर्ष का वक्त था कि आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लोगों के बीच गए, लोगों के मुद्दों को देखा, क्या समस्याएं आम लोगों के जीवन में हैं, उन समस्याओं को समझने का प्रयास किया और दिल्ली से ही उस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। दिल्ली से ही उस काम को करने के लिए अपने आप को एक बेहतर जगह समझा कि यहाँ पर मैंने लंबे वक्त से जो है सिविल सर्विसेज में रहते हुए भी लोगों को देखा है। उसके बाद एनजीओ से जुड़ गए थे, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए दिखाई देते थे। और उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो शुरू किया, उसमें शिरकत करके एक ऐसी पार्टी को यहाँ पर दिल्ली में खड़ा किया जो देश में आज राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। हम यहाँ पर देखें तो बड़े मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से फ्री बिजली देना, पूरी दिल्ली में जो है 200 यूनिट फ्री बिजली का जो एक स्ट्रक्चर बनाया आम आदमी पार्टी ने सरकार आने के बाद, वो एक अहम ऐसा फैक्टर था जो कि आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो है बिजली के दाम बढ़ रहे थे, लोग परेशान थे और कई बार ऐसा वक्त आता था लोगों के लिए कि जब उनकी जो बिजली की कंजप्शन है उससे अधिक, कई गुना अधिक उनका जो है बिजली का बिल पे करना पड़ता था और इसको लेकर के लोग यहाँ पर हताश भी दिखाई देते थे। तो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये एक अच्छा कहीं ना कहीं कदम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने उठाया। दूसरी तरफ देखा जाए तो फ्री जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को बस सुविधा देने की बात करें, जिसमें विशेष तौर पर स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं जाती हैं, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति थी उसको उस कदर बनाया गया कि दिल्ली में किसी भी तबके का जो व्यक्ति है वो ये ना समझे कि काश मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाए तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था उसको मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे तरीके से वो काम करे और अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई के लिए वो जिस कदर की तैयारी करना चाहता है वैसा इन्वायरमेंट मिले। तो दिल्ली में यहाँ पर स्कूलों का जो कायाकल्प करके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कदम आगे उठाए, उससे लोगों के बीच विश्वास पैदा हुआ। और जो फ्री बसें यहाँ पर लगातार जो फ्री यात्रा बसों में महिलाओं के लिए है, वो भी एक अहम कदम है जिसका काट आज तक बीजेपी हो या कांग्रेस हो पिछले 10-11 सालों में निकाल नहीं पाई है। और यही मुद्दा कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दिनेश, मेरा सवाल ये रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति में एक क्रांति की तरह आए, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया, फिर अस्पताल जो व्यवस्था है उसको सुधारा, उसके बाद देखा गया कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए बस फ्री किया गया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोगों को कहीं ना कहीं एक छोटी राहत जरूर मिलती है। लेकिन ये छोटी छोटी राहत एक बड़े कह सकते हैं राशि के रूप में उभर कर आई और जनता को जाहिर सी
सी बात है कि बड़ा फायदा देखने को मिला। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली में अपने पत्ते नहीं खोल रही है और कहीं ना कहीं अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान काफी देर बाद कर रही है, जाहिर सी बात है कि इससे क्या अब बैकफुट पर आ रही है भारतीय जनता पार्टी में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मैं इस जो उनका संकल्प पत्र है जी, इस चुनाव की दो अहम बातें यहाँ पर देखता हूँ जी, जिसमें मौलानाओं को अब बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि पिछले 10 सालों से जो सम्मान राशि मिल रही है, लेकिन अब हिंदू वोट बैंक को, सिख वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये फैक्टर लेकर आए हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को हर महीने जो है सम्मान रूप से जो है राशि जो वितरण करने की एक स्कीम योजना उनके द्वारा चलाई गई है। और दूसरी योजना ये बड़ी है कि संजीवनी योजना के जरिए 60 साल से ऊपर के जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं और इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम दिल्ली में जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इन दोनों योजनाओं के आने से, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वोट बैंक का एक विश्वास पैदा होगा। और अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने पिछले 10 सालों में जनता का कुछ ना कुछ यहाँ पर जो विश्वास है वो हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। हम ग्राउंड पर तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, जमीनी स्तर की जो है जो लोगों की समस्या है उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आपके परिवार का कोई सदस्य जिसको कोई यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो स्कूलों की व्यवस्था है वो काफी अच्छी कर दी गई है, जिसके चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो घरेलू उपयोग के लिए जो बिजली है वो मुफ्त है, पानी है वो मुफ्त है। और अभी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर से ही जिस तरीके से जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की जो शुरुआत की है, वो भी आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा इम्पैक्ट छोड़ करके वो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2-3 ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर के ये कहती हुई नजर आई कि उस स्तर पर काम नहीं हो पाया, क्योंकि कई राज्यों का मसला यहाँ पर था। विशेष तौर पर गंगा सफाई की, यमुना सफाई की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली के बीच में यमुना के जल को लेकर के लगातार जो है विवाद रहता है और अरविंद केजरीवाल भी यही बातें कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है और बीजेपी उसकी काट निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक को किस तरीके से। लेकिन दिनेश, मेरा अहम सवाल ये रहेगा आपसे कि केंद्र सरकार के कार्यकाल पर अगर हम नजर डालें तो मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं। धारा 370 हटाए, उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया, उसके बाद देखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को घर बनाए गए। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से आयुष्मान योजना के तहत जो लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तो क्या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो कागजों पे कुछ और है और जमीनी तौर पर कहीं ना कहीं उतना पालन नहीं हो रहा है? देखिए, दिल्ली की राजनीति का संबंध दिल्ली के लोकल मुद्दों से है। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। तो उनका इम्पैक्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में आपने देखा, 7 की 7 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। उसके बावजूद भी बीजेपी उन राष्ट्रीय मुद्दों को हाईलाइट करके यहाँ पर चुनाव जीतने में, लोकसभा चुनाव में कामयाब रही। लेकिन अब लोकल मुद्दों की बात आती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी समय से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार भी देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा अब बीजेपी को शायद दिखाई नहीं दे रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से खबरें चल रही है उसके मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में जो है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक इम्पैक्टफुल चेहरा होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी जो है वो बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतन मंथन में है और इसी आधार पर पहली देखिए आप सूची जो है वो 29 कैंडिडेट्स की जारी की गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया जो है उनके खिलाफ यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, यानी कि फंसाने की कोशिश है। कालकाजी विधानसभा सीट जो है वहां से पूर्व सांसद रमेश भिधोड़ी चुनाव में मैदान में है,
जो आम आदमी पार्टी के नेता थे कैलाश गहलोत, उनको भिजवासन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए जीत हासिल करना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान हो पाएगा। एक छोटा सवाल मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में कह सकते हैं कि सरकार लंबे वक्त से चलाती रही है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। क्या कैसे देख रहे हैं आप, क्या कांग्रेस पार्टी जो गारंटी या जमीनी तौर पर जिस तरीके से इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है कुछ कमाल कर पाएगी? क्या कांग्रेस अपने किए गए कार्यों को कहीं ना कहीं अब जनता तक पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसका बखान करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, पिछले 2 चुनाव को देखें तो सिराज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में कुछ भी दिखाई नहीं देता है जी। और जमीनी स्तर के नेताओं की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर उनके नेता भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े चेहरे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर आतिशी सिंह के खिलाफ हल्का लंबा को चुनावी मैदान में कालका जी से उतारा गया है, वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से जो है वो संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में जो है उतरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली में शीला दीक्षित के विकास मॉडल को लेकर के तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इन दोनों राजनीतिक दलों को निशाना बना रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की राजनीति में अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति के बीच कांग्रेस को इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ पाएगी, बशर्ते कि वो गठबंधन में शायद होते तो ज्यादा फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त जो दिल्ली की राजनीति है वो बिल्कुल अपनी उसकी सरगर्मियां जो है काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर वर्ग और हर जाति धर्म को लेकर के साथ चल रही हैं, जाहिर सी बात है चुनाव में उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल पे भी कहीं ना कहीं जनता अब केजरीवाल के प्रति और भी ज्यादा कह सकते हैं आकर्षित हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से संजीवनी योजना का ऐलान किया, इसके साथ ही जो महिला सम्मान योजना है उसका ऐलान किया, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की तमाम पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है, लेकिन इसकी काट कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने निकाल ली। और सीधे तौर पर जो आरोप लगते रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि ये मौलानाओं को सैलरी देते हैं, पुजारियों को दरकिनार करते हैं, तो इस बार पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए हर महीने अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि सरकार आने पर दिया जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में महिला वोटर्स हैं, इसके साथ ही जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, इसके साथ ही जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ देखते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की हालत जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है।